नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमको एक ईमेल पत्र प्राप्त हुआ है जो कि पीपल की पेड़ की एक लड़की की डरावनी कहानी पर आधारित है। तो चलिए पढ़ते हैं इस ईमेल पत्र को और जानते हैं इस घटना के विषय में। प्रिय धर्म रहस्य की टीम, विषय है पीपल के पेड़ की लड़की, मेरी रात, मेरा डर और एक अधूरा सत्य। स्थान है सोनबरसा, कैमूर की पहाड़ियों के नीचे बसा हुआ मेरा गांव। भेजने का दिनांक है 5 अक्टूबर 2025। नमस्कार गुरुजी, मैं अपना नाम यहाँ पूरा नहीं लिखूंगा, आप मुझे अनिरुद्ध कह सकते हैं। जो कुछ मैं लिखने जा रहा हूँ वह किसी लोक कथा का हिस्सा नहीं, बल्कि मेरी रगों में कई महीने से दौड़ता ठंडा जहर है, यादों का, डर का, ऐसे अपराध बोध का जो मेरा होना ही नहीं चाहिए था पर है, और हर रात मेरे अंदर भीतर झूल जाता है। ठीक उसी तरह जैसे हमारी बस्ती के बाहर वाले पीपल के पेड़ पर किसी समय लड़की झूल गई थी। गुरुजी, उस रात बिजली आधी आधी आ रही थी। सावन का महीना बीत चुका था, मगर हवा में अभी भी गीलापन था। मैं ड्यूटी से लौट रहा था। गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मैं कंपाउंडर हूँ। रात के लगभग 10:30 बज रहे होंगे। कच्चे रास्ते से गुजरते हुए जैसे ही पीपल के पास पहुंचा, मुझे हल्का लगा जैसे हंसी सी आई। ऐसी हंसी जो सुनते ही आप अनायास नहीं मुस्कुराते, बल्कि आप डर जाते हैं। पीपल का पेड़ हमारे गांव का परित्यक्त चौक था। दिन में भी वहां कोई देर तक नहीं रुकता। कहते हैं 3 साल पहले राधा नाम की एक लड़की ने उसी स्थान पर फांसी लगा ली थी। तब से लोग उसे पीपल वाली कहकर फुसफुसाते थे। मैंने हमेशा इन बातों को आधा सा यकीन किया, मगर उस रात में यकीन डर के बीच फंस गया। मैंने टॉर्च निकाली। पीली रोशनी ने पत्तों के बीच भटकी हुई छायाएं बना दी। तभी रस्सी सी कोई चीज पतली हवा में धीमे धीमे डोलती दिखी। मेरा तो गला ही सूख गया। रोशनी ऊपर गई, सफेद सलवार, पैरों की दिशा हवा में हिलता हुआ। इससे पहले कि मैं समझता कि यह मेरा भ्रम है, हल्के हल्के पाँव और 5 उंगलियां सूनी जैसे हवा में लिख रही हूं, मैंने देखा। मेरे हाथ से टॉर्च ही फिसल गई। अंधेरा अचानक भारी हो गया और उस अंधेरे में मेरे पीछे किसी के कदमों की मिट्टी चरमराई। मैंने झटके से मुड़कर देखा, कोई नहीं। फिर वही हंसी पास से आई। मैं भागने लगा, लेकिन पैरों ने साथ नहीं दिया, जैसे जमीन चिकनी हो। तभी मेरे कंधे पर किसी ने उंगलियां रख दी, ठंडी गीली उंगलियां, और फुसफुसाहट जैसे किसी ने कान में रुई चिपका दी हो। तुम्हें याद है क्या, मेरे मुंह से निकला, मगर आवाज मेरे ही भीतर डूब गई। उंगलियों का वजन गायब था। मैंने बिना पीछे देखे मैं भागा और घर पहुंचकर दरवाजा भीतर से अटकाया, दीवार से पीठ टिका दी और याद करता रहा, तुम्हें याद है। मुझे क्या याद होना चाहिए था? असल में राधा हमारे गांव की थी। उम्र रही होगी 18-19 साल की। गोरी नहीं थी, पर गालों में हमेशा हल्की सी लाली रहती थी उसके, जैसे धूप के भीतर गुलाब ने आंखें खोली हूँ। उसकी आंखें बड़ी थी, हमेशा कुछ कहती रहती, जो कुछ होठों तक आकर ठहर जाता था। मैंने अक्सर कुएं पर देखा था, पानी भरते हुए या अपनी सखी के साथ हंसते हुए। वह हंसी जो मैंने पीपल के पास सुनी थी, राधा की हंसी जैसी नहीं थी, पर उसमें ठहराव था। वही अल्प विराम जो उसके जीवन में बहुत पहले लगा दिया गया था। कहते हैं राधा ने प्रेम किया था। किससे, यह किसी को ठीक ठीक नहीं पता। अफवाहें थी कि कोई शहर से आया मजदूर, कोई स्कूल का मास्टर, कोई कहता दफ्तर का क्लर्क। सच शायद ही किसी को पता हो, लेकिन उसकी चिट्ठियां कभी किसी के हाथ नहीं पहुंची। बस एक सुबह लोग कहते कि उसने पीपल के नीचे दुपट्टा गांठकर गले में डाल लिया। सूरज उगा तो गांव के कुछ बच्चे पत्ते बटोरते बटोरते शोर मचाते घर से भागे और दुनिया में राधा का नाम कथा में बदल गया। हमारे पुजारी जी कहते थे, जो आत्मा अन्याय से टूटती है वह जल से दूर जाती है और वायु से जुड़ जाती है, इसलिए पीपल उसके लिए सबसे सहज घर है। पीपल में शिव जी का वास है। वे कहते हैं कि जिनकी पुकार न सुनी जाए वे वहीं उलझ कर जाती हैं। दूसरी रात मैं पीपल के पास नहीं गया, पर डर दूरी से ही था। वह घर के भीतर की दरार बनकर टिक जाता है। रात करीब 11 बजे मेरे कमरे की लाइट एकदम से झपकी और फिर मैं स्थिर मैंने सोचा वोल्टेज की दिक्कत है। खिड़की के बाहर हवा की धारियां, कपड़े की रस्सी, बर्तन और हल्की टकराहट, सब ठीक ठाक गांव वालों की आवाजें थी, मगर इनके बीच एक सुई की तरह कोई नई आवाज थी, एक फुसफुसाहट, जैसे कोई दीवार के पीछे से बोल रहा है, तुम्हें याद है।
इस बार शब्द अलग नहीं थे, सिलसिले में थे। मैंने साहस कर खिड़की खोली। बाहर अंधेरा अंधेरा था। नीम के पत्ते पर चांद का छोटा सा दाग। मैंने पूछा, कौन? खिड़की के लोहे की जालियों में एक पल के लिए कुछ सफेद सा अटका, जैसे कोई चूड़ीदार आस्तीन हो, और फिर तुरंत गायब। मेरी सांसें रुक गई। मैंने खिड़की बंद की और सांकल टिका दी। तभी दहलीज पर पायल की एक हल्की खनक, जैसे कोई एक पैर से जमीन को हल्का छू कर गया हो। मैं डरता रहा, पर मन का एक हिस्सा अचानक जिद्दी हो गया। अगर यह राधा है तो मुझसे ही क्यों पूछ रही? तुम्हें याद है? मुझे क्या याद है? उस रात में लगभग जागता ही रहा, और चौंका देनी बात यह थी कि सुबह मेरे दरवाजे पर चौखट की मिट्टी में 5 पतली सी उंगलियों के निशान भी थे, जिसमें से किसी उंगली का पूरा घेरा नहीं था, जैसे नाखून बीच से ही खत्म हो जाते हैं। गांव में भूत की बात फैलती है तो लोग अपनी सुविधा के अनुसार उसे गढ़ते हैं। कोई बोलेगा, राधा रात 3 बजे सड़क पर बैठती है और बाल संवारती। कोई कहेगा, उसकी देह मिट्टी में दब गई, सिर्फ परछाई घूमती है। कोई कोई उसकी प्रेम की कथा को अपने नाम के साथ जोड़ देता। जो सच के करीब होते वे ज्यादातर चुप ही रहते थे। हमारे गांव के पंच ब्रजनंदन बाबू एक ऐसे ही चुप आदमी थे। पंचायत के पीछे एक छोटी सी बरामदी में शाम को बैठकर सुरती मलते थे। मैं वहीं गया। उन्होंने मेरी आंखों में नींद का जहर देख लिया हो जैसे। बोले, देख रहे हो पेड़ की तरफ? उन्होंने, देखो मत, देखोगे तो वो तुम्हें भी देख लेगी। कौन? मैंने पूछा, जैसे सब कुछ नहीं जानता। जिसका नाम लोग फुसफुसाते हैं, उन्होंने कहा, और जिसके बारे में लोग चुप हैं। मैंने हिम्मत से पूछा, राधा के साथ जो हुआ उसका किसी का हाथ है क्या? उन्होंने सुरती को जीभ में चिपकाया, चुप, और कुछ देर बाद बोले, सच के 2 चेहरे होते हैं, एक जो हमें दिखाई देता है, दूसरा जो हमें डर ने पहनाया होता है। गांव के लोग डर से झूठ बोलते हैं, और कभी कभी डर ही सच भी है, पर जो पेड़ सच जानता है वही बोलता है, वह सिर्फ हिलता है। मैंने उस दिन जाना, सिर्फ बात आत्मा की नहीं, गुनाह की भी है, और हर गुनाह पेड़ के पत्तों पर कब लिखा गया होता है हमें मालूम ही नहीं होता। तीसरी रात पीपल के पास से गुजरते हुए मैंने तय किया कि भागूंगा नहीं। मैंने टॉर्च नहीं निकाली। मोबाइल की हल्की रोशनी बस पांव भर दूर तक फैली हवा चल रही थी। पत्तों में एक धीमा संगीतमय शोर था, पर वह शोर अब मैं शब्द ढूंढने का था, जैसे किसी ने पेड़ की हर पत्ती पर अधूरी पंक्तियां लिख दी हूं। अचानक मुझे लगा कि मेरी जेब में उंगलियां डाल दी, और मैं उछल पड़ा। जेब से एक मुड़ी तुड़ी कागज की पर्ची निकली, जबकि मैंने ऐसा कुछ रखा ही नहीं था। उस पर्ची पर नीली शाही में लिखे शब्द थे। हड़बड़ी, डर और भरोसे ने मिलकर जो लिखाई पैदा की, वैसी ही लगी हूँ। माँ, मैं लौट कर आऊंगी, मुझे माफ करना। मैं किसी का इंतजार किया, उन्होंने कहा था, और मैं आगे की लाइनें धुंधली थी, जैसे किसी आंसू से स्याही बहा दी गई हो। नीचे की ओर एक आधा नाम राधा लिखा था, और उसके बीच बहुत महीन अक्षरों में तुम्हें याद है, यह लिखा था। मेरी उंगलियां कांप गईं। मैंने चारों ओर देखा, कोई नहीं, सिर्फ रस्सी की चीज जो इस बार साफ ऊपर ऊपर हिल रही थी। मैंने आसमान की तरफ देखा, और पहली बार मुझे लगा कि हंसी कहीं ऊपर से नहीं, अंदर से आती है। जहां डर की एक छोटी सी खिड़की खुलती है ना, वहीं पर, जैसे कोई बांसुरी बजाता है ना, एक उदास खाली सांसों की बांसुरी, उसी तरह। मैंने पर्ची को जेब से निकाला, घर लौटा, और उस रात सोया नहीं। सुबह उठकर मैं सीधा राधा के घर की तरफ कदम बढ़ाए। राधा की माँ बित्तो काकी आंतों और गांठ बीते जीती हुई महिला सी थी। गले में काली डोर, हाथ में लाल चूड़ियां, जो अब सिर्फ आदत से, मन से नहीं। उनके आंगन में तुलसी, चूल्हे की राख, जैसे रोज उसी जगह ठंडी हो जाती जहां राधा बैठती थी। मैंने उन्हें प्रणाम किया और चुपचाप सामने बैठ गया। मेरे कैसे हैं का जवाब उन्होंने सिर हिलाकर दिया। मैंने जेब से पर्ची निकाली और उनके सामने रख दी। उन्होंने उसे उठाने से पहले मेरी आंखों में देखा, जैसे पूछ रही हूं, तुम्हें यह कहाँ मिली? मैंने सिर्फ आंखें झुका दी। उन्होंने पर्ची पढ़ी। उनके होंठ मुश्किल से हिले। फिर उन्होंने बगल की थाली से एक पीतल का छोटा सा कड़ा निकाला, जिसमें 5 कड़ियां टूटी हुई थी, और बोली, यह राधा का है। 5 कड़ियां। 5 वचन उसने खुद के लिए किए थे कि घर की लाज रखेगी, माँ का बात मानेगी, भगवान की पूजा नहीं छोड़ेगी, अपनी पढ़ाई जारी रखेगी। वह रुक गई और अपने मुंह का काम किसी और के कहने से नहीं करेगी। पर उसने
मेरे मुंह से निकला, बित्तो काकी, ये कड़े को दुपट्टे में बांध दिया जैसे धड़कते दूब को बांध रही हो। उसने किया नहीं, उसने कहा, उसने करवा दिया। मेरी रूह कांपी। कौन? उन्होंने माथे पर हाथ रख लिया और बुखार सा था जो वर्षों से उतरना जैसे भूल गया हो। अगर नाम लेने से कुछ होता तो मैं पहली रात ही चीख देती, पर वह चीख अनिरुद्ध जो नाम बन जाए उसका बोध नहीं उठाता। मैंने काकी से पूछा, क्या राधा ने कोई चिट्ठी छोड़ी थी? काकी धीरे से मुस्कुराई, पर मुस्कान नहीं थी, कड़वाहट की शक्ति थी। राजा ने जो भी लिखा वह किसी के पास नहीं पहुंचा, जो पहुंचा वह किसी और ने लिखा। मैंने काकी को छोड़ते हुए महसूस किया कि मेरे पैरों की मिट्टी जो है भारी हो गई है। हर कदम के नीचे कोई दबी हुई बात, कोई दबी हुई आह बोलती है और मेरे कानों में बस एक फुसफुसाहट आती है, तुम्हें याद है? मैंने सरकारी डाकघर में रामरस बाबू से बात की। पुराने अनुभव के तराशे व्यक्ति थे। वे चिट्ठियों को देखकर चेहरे पढ़ लेते थे। मैंने पर्ची का जिक्र नहीं किया, बस राधा के नाम की किसी चिट्ठी की पूछताछ की। उन्होंने रजिस्टर पलटा, तारीखें, पते और सब भौहें सुगोड़ी और एक चिट्ठी आई थी, मगर राधा नाम की नहीं, उसके माँ के नाम से किसी विनोद ने लिखी है। चिट्ठी में लिखा था कि आपकी बेटी बहुत बदचलन है, वह रात दिन किसी से फोन पर बात करती है। आपकी बदनामी से गांव भर में उसे समझाइए, वरना हम पंचायत में बात उठाएंगे। रामरस बाबू ने कहा, हमने चिट्ठी दे दी थी, उसके 4 दिन बाद उन्होंने वाक्य छोड़ दिया, उस जगह राधा जगह का अंतिम क्षण ही गूंजा होगा। विनोद कौन? मैंने पूछा। रामरस बाबू ने कंधे उचका दिए, पता नहीं, चिट्ठी में पता किसी और गांव का था, पर असली जो हो जरूरी नहीं, लोग डराने के लिए भी नाम बदल देते हैं। मैं बाहर आया तो दोपहर का सूरज पत्थर के माथे पर जैसे रख दिया गया हो और पेड़ों की गर्दनें झुक गई थी। मैं भीतर की चीख धीमी और लगातार, जो कुछ हुआ सिर्फ एक रस्सी से नहीं, जैसे किसी ने धकिया ऐसा हो। मेरी समझ में नहीं आया। उस रात मैं सीधे पीपल के पास गया, एक छोटा सा दिया, अगरबत्ती और गंगा जल लेके। मैंने सोचा, अगर यह आत्मा है तो उसे शांति से बात करनी चाहिए, अगर यह मेरा वहम है तो उसे आदर देकर विदा करना चाहिए। मैंने दिया जला के पेड़ के नीचे रखा। हवा पल भर में बिल्कुल थम सी गई। पेड़ के पत्ते जैसे देखकर चुप हो गए हों। राधा, मैंने धीरे से कहा, अगर तुम हो और अगर तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो तो मुझे रास्ता बताओ। तुम्हें याद है मुझे क्या याद करना है? दिया अचानक तेज लौ से भभका। लौ लंबी हुई और फिर पतली हो गई, जैसे किसी ने उसे खींच कर एक रेखा बना दी हो। उस रेखा की दिशा सीधे पंचायत भवन की तरफ थी। मैंने पीछे से एक साफ आवाज सुनी, बिल्कुल पास से, वो बैठता है वहां। मैं मुड़ा, कोई नहीं, पर मेरे पांव खुद ब खुद पंचायत की सीढ़ियों की ओर चल दिए। बरामदा सूना था, पर एक कोने में सुरती की पीली राख, जो थोड़े दिन पहले किसी ने झाड़ी हो। राख में उंगली से बनाई 5 बूंद जैसी चोटियां, जैसे किसी ने जल्दी में लिखने की कोशिश की हो, विनोद। मेरे गले से आवाज नहीं निकली, ब्रजनंदन बाबू या कोई और विनोद। मैंने चारों तरफ देखा। चूड़ी का एक टूटा सा छल्ला सीढ़ी पर पड़ा था। मैं उसे उठा लेता, पर हाथ कांप गए। उसी समय पीछे से आने की आवाज आई, पायल की। इस बार 1 नहीं 2, जैसे कोई दौड़ता हुआ आया और सीढ़ी के नीचे रुक गया। मैं नीचे झुका। अंधेरे से एक चेहरा उभरा, धुंधली सी मांग, आंखों के नीचे काजल की एक बहती सी लकीर, होठ पर कोई शब्द जो निकल नहीं रहा था, और फिर कुछ नहीं। हवा ने मुझे धक्का दिया। मैं हड़बड़ा कर वापस हुआ। छल्ला हाथ से गिर गया। फर्श पर टन से बजी आवाज, और आवाज के भीतर उस हंसी की परछाई जो अब मुझे पहचानती थी। गांव के मास्टर जी नवल किशोर, जिन्होंने राधा को 10वीं तक पढ़ाया था, मुझे खेत के किनारे मिले। वे पत्तों से गणित समझाते थे। कहते थे, सच भी गणित की तरह है अनिरुद्ध, तर्क के बिना उसका मूल्य नहीं है। मैंने उनसे सीधे कहा, राधा ने कुछ नहीं, उसे किया गया है कुछ। मास्टर जी ने एक पल को आंखें बंद की और फिर बोले, जिसे लोग इज्जत कहते हैं वह इस गांव में लड़कियों का कंधा तोड़ देती है।
राधा की एक गलती बस इतनी थी कि उसने फोन पर किसी से बात की, और बात किसी ने सुनी नहीं, बस देखी, और जो देखा उसे अपने मन में गढ़ लिया। फिर वह गढ़ा हुआ सच चिट्ठी बनकर माँ के घर पहुंचा और समाज की अदालत शुरू हो गई। चिट्ठी किसने लिखी थी, मैंने पूछा। मास्टर जी ने दूर तक देख लिया, जहां खेतों के बीच एक कच्चा रास्ता पंचायत तक जाता था। नाम जो भी हो, हाथ वही थे जो हर समय बदनामी की खेती करते थे। विनोद। अगर नाम है तो आदमी कोई भी हो सकता है। यहाँ हर दुस्साहसी अफवाह किसी विनोद से पीछे छुपकर चलती है। और राधा। मेरी आवाज एकदम धीमी थी। राधा ने रात को घर छोड़ा, मास्टर जी बोले। कहा मैं आऊंगी, पर लौटी नहीं। गांव के लोग ने उसे शब्दों से फांसी दे दी थी। रस्सी तो बस औपचारिकता थी। मेरे भीतर का कांपना अब गुस्से में बदल गया, पर इस गुस्से का चेहरा नहीं था। शायद इसे चेहरा विहीन गुस्से को कोई आत्मा अपने लिए बनाती है और पेड़ उसे थाम लेता है कि ना बिखर जाए, बस डोलती रहे ताकि लोग याद रखें। मैंने तय किया कि मैं भागूंगा नहीं। अगर वह आत्मा है तो उसकी आवाज को अर्थ देना होगा। मैंने 2-3 जगहों से पूछताछ की। एक स्थानीय पंडित, एक बुजुर्ग ओझा और शहर के एक मनोचिकित्सक से भी बात की, क्योंकि मैं जानता हूं अक्सर डर का आधा इलाज विज्ञान के पास होता है, आधा परंपरा के पास। सभी का निष्कर्ष अलग था, पर एक बात समान, अधूरा काम पूरा करना होगा। आखिर राधा का अधूरा काम क्या था? काकी ने कहा था वह लौटना चाहती थी। किसके पास? उसकी माँ के पास या फिर सच के पास? मैंने काकी से विनती की कि वे मेरे साथ एक रात पीपल के नीचे बैठें। पहले तो वो डर गईं, फिर लेकिन मान गईं। हमने मिलकर दीपक जलाया। एक छोटी सी थाली में तुलसी, दूब और थोड़ा गंगा जल रखा। काकी ने राधा को जो पसंद था, मेथी की सूत की पत्तियां, थाली में रख दी और कहती थी कि उसे मेथी पराठा बहुत पसंद था। रात के लगभग 12 बजे होंगे। हवा धीरे धीरे बढ़ी। पेड़ की पत्तियां फुसफुसाने लगीं। मैंने मन में जाप किया, ओम नमः शिवाय शिवाय, और फिर बोला, राधा अगर तुम सुन सकती हो तो आओ। तुम्हारी माँ यहाँ है, तुमसे एक बार बात करना चाहती हैं। जो अधूरा रह गया है आज पूरा कर लो। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ। फिर काकी हल्की सी सिसकी। राधा, उन्होंने पुकारा, तू लौट आ बेटी। तूने गलती नहीं की थी, गलती मेरी थी। मैंने तेरी बात नहीं सुनी। मैं डर गई थी लोगों से। पेड़ एक क्षण को ऐसा डोला जैसे किसी ने अंदर से उसको धक्का दिया हो। हवा में आंचल सा कुछ उठा और फिर काकी के सामने बैठ गया। काकी ने हाथ आगे बढ़ाया। उनके हाथ ऊपर हवा में 5 सेकंड के लिए एक हाथ का आकार सा बना था, पतला, ठंडा और कांपता। काकी ने रोते हुए कहा, मैं तेरे हाथ पर अपने हाथ को रखती हूं, तू माफ कर दे। मेरी आंखें भर आईं। उसी क्षण मेरी पीठ के पीछे एक धीमी मगर साफ हंसी। वही हंसी, लेकिन अब उसमें मीठी थकान थी। एक शब्द सीधे मेरे कान में, अब तुम्हें याद है? मैंने धीमे से कहा, हाँ या राधा, मुझे याद है। मुझे याद है कि तुम्हें लोगों ने नहीं सुना। मुझे याद है कि झूठी चिट्ठी ने तुम्हारी माँ से दूर कर दिया। मुझे याद है पंचायत की देहरी पर सच का कड़ा टूट गया था। हवा एकदम स्थिर हो गई। पेड़ के पत्ते जैसे किसी ने हाथ में पकड़ लिए हों। हमने दिया हाथी थाली में उठाया और घर लौट आए, पर रात अभी पूरी नहीं हुई थी। अगली सुबह मैं सीधे पंचायत गया। ब्रजनंदन बाबू वहां नहीं थे, पर खिड़की के पास दीवार पर कोयले से किसी ने 3 अक्षर लिखे थे, वाह, हा और ना। और आगे की जगह कुछ रगड़ी हुई सी थी जिसमें साफ पता नहीं चल पा रहे थे, जैसे किसी ने लिखते लिखते हाथ पकड़ लिया। मुझे लगा यह संयोग नहीं है। मैं सीधे डाकघर गया और रामरस बाबू के रजिस्टर फिर देखे। उस चिट्ठी में एक स्पष्ट दूसरा हस्ताक्षर भी था, जो पिछले महीने पंचायत के एक निर्णय पत्र पर बने हस्ताक्षर से मिलता जुलता था। विनोद नहीं, विनय। यानी विनय दुबे, पंचायत सहायक। वही जो अक्सर शाम को पंचायत के बाहर ठहाके लगाता है और लड़कियों को देखकर हम तो मजाक करते हैं कहकर बात टाल देता था। मैं सीधे उसके घर गया। वह बरामदे में सोया था। मैंने खांस कर आवाज की। वह हड़बड़ाकर उठ गया।
उसकी आंखों में परछाई सी घबराहट थी। चिट्ठी किसने लिखी? मैंने सीधे ही पूछ लिया। वह मुझे पहचानता था। कंपाउंडर, शांत, जरूरत पर साथ देने वाला। मेरी आंखों में जो कुछ था उससे वह डर गया। बोला, कौन सी चिट्ठी? वही जो राधा की माँ को मिली थी, जिस पर लिखा है आपकी बेटी बदचलन है, जिस पर तुम्हारी लिखाई में हस्ताक्षर है। वह पहली बार हकलाए, माँ मैंने बस मजाक था। मजाक? मेरी आवाज खुद ब खुद चौंकाने वाली थी। बरामदे का पर्दा हिला। उसके पीछे जैसे कोई खड़ा हो, हमारी बातें सुन रहा हो, या हवा खुद गवाह बन गई हो। विनय के होंठ सूखे थे। उसने पानी पिया और रो पड़ा। ब्रजनंदन बाबू ने कहा था लोगों में डर बैठाना है। लड़की हाथ से निकल रही है। मैंने चिट्ठी लिखी, विनोद नाम डाल दिया ताकि कोई पकड़े नहीं। मुझे क्या मालूम था? मालूम नहीं था कि तुम एक लड़की को रस्सी तक पहुंचा दोगे। मेरे शब्द बहुत सख्त थे, पर डांटना समस्या का हल नहीं था। मैंने पुलिस का रास्ता सोचा, पर गांव की पुलिस, पंचायत, रिश्तेदारी, सबका जाल। सच की गति धीमी है और राधा की आत्मा शायद अब इंतजार नहीं कर चलना चाहती थी। मैंने बस इतना कहा, पीपल के पास चलो अभी, और वहीं सच बोलो। वह कांप गया। नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा। पर शाम होते होते हम दोनों पीपल के नीचे थे। काकी भी आई। मास्टर जी थोड़ी दूर खड़े थे। हवा बिल्कुल शांत। मैंने विनय से कहा, बोलो। वह थर थर कांप रहा था। बोला, मैंने चिट्ठी लिखी विनोद नाम से। ब्रजनंदन बाबू ने कहा था लड़की की लगाम कसनी है। मैंने डाक से भेज दी। मुझे लगा बात वहीं रुक जाएगी, पर उसका गला रुंध गया। ठीक उसी समय पेड़ की सबसे ऊंची डाल से कुछ गिरा। एक पुरानी पीली सी रेशमी रिबन, जैसे लड़कियां बाल में बांधती हैं। वह रिबन हवा में झूलती हुई विनय के कंधे पे आकर टिक गई। विनय चीख कर पीछे हटा। उसके पैर फिसले। वह बैठ गया, हांफता हुआ, और फिर हवा में वहीं हंसी। पहले जितनी ठंडी नहीं, अब उसमें एक अजीब सी न्याय था, जैसे कोई गवाह अदालत में अपनी बात रख रहा हो। राधा ने, मैंने कहा, तुम्हें याद है? और फिर पत्तियां जोर से हिली और उसके शोर के बीच साफ साफ 3 शब्द सुने गए, सच कह दो। विनय रोते रोते बोला, मैं पंचायत में कबूल करूंगा, जो सजा हुआ मिले, बस पेड़ से वह आवाज दूर कर दो। मैंने काकी की तरफ देखा। उन्होंने अपनी आंखों का नमक पोंछा और बोली, राधा बेटी, अगर यह सच बोल रहा है तो अब तू छोड़ दे। माँ की कसम, मैं तेरे लिए चूल्हा फिर जलाऊंगी। हवा ने हल्के से साड़ी का कोना उठाया, जैसे किसी ने हवा में सर हिलाया हो। मैं कांपते हुए सूखे पत्ते पर गंगा जल छिड़का और दिया जला दिया। लौ स्थिर थी पहली बार। अगले दिन पंचायत बैठी। भीड़ थी। विनय ने मान लिया। ब्रजनंदन बाबू ने पहले इनकार किया कि हमने कौन सा क्या कहा था, पर सत्य की एक अजीब बात है, उसे एक बार उजागर कर दो, फिर वह क्रोध की तरह फैलता जाता है। गांव के 2-3 युवकों ने बताया कि उन्होंने कई बार विनय और ब्रजनंदन को लड़कियों के बारे में भद्दी बातें करते सुना है। मास्टर जी ने खड़े होकर कहा, चिट्ठियां समाज नहीं लिखता, व्यक्ति लिखता है, और व्यक्ति को अपने नाम से काम करना चाहिए। झूठे नाम से पीछे सच का वजन किसी तरह देह तोड़ देता है। निर्णय आया, विनय को 6 महीने के लिए पंचायत से बाहर कर दिया गया। सार्वजनिक माफी, और ब्रजनंदन बाबू को पद छोड़ना पड़ा। यह क्या न्याय था? पूरा तो नहीं, पर शायद शुरुआत तो थी, और कई बार शुरुआत ही मोक्ष का पहला पत्थर रखती है। रात को मैं फिर पीपल के पास गया, अकेला। हवा में एक हल्की सी भीगी मिट्टी की गंध, जैसे अभी अभी आंसू पोंछे गए हों। मैंने कहा, राधा, अब तुम्हें याद है? हवा ने कुछ नहीं किया, पर कुछ पत्ते उतना नहीं डोले जितना पहले डोलते थे, और रस्सी या जो कुछ भी था वह मुझे दिखाई नहीं दिया। मैं घर लौट आया। आप पूछेंगे, क्या इसके बाद सब ठीक हो गया? नहीं। डर रातों रात बक्से में बंद नहीं होता। वह खिड़की की दरार से आता जाता रहता है, पर अब दरार में एक दीपक भी है जो हवा से नहीं बुझता। मैंने कई रातें शांति से काटी, तब तक कि एक रात ठीक पखवाड़े के बाद मेरे कमरे की खिड़की पर हल्की सी खटखट हुई। मैंने उठकर खोला। बाहर एक लड़की खड़ी थी, चेहरा साफ, आंखें बड़ी और गहरी, जैसा मैंने राधा सुनी थी। उसने कहा, मैं भीतर आ सकती हूँ? मेरे होंठ सूख गए। तुम?
वह मुस्कुराई। वह हंसी नहीं थी, वह एक थकान की मुक्ति की धीमी सी आह थी। डरना मत, उसने कहा, मैं जाने आई हूँ, रहने नहीं। मैंने उसके कमरे में उसे आने दिया। उसने चारों ओर देखा। दीवार पर माँ और पिता की तस्वीर, मेज पर दवाइयाँ, एक कोने पर वह पर्ची जो मैंने अभी तक फेंकी नहीं थी। उसने पर्ची उठाई, अपनी उंगली से उस पर हल्के से घुमाया। स्याही की नमी फिर जाग गई और जो सब धुले हुए थे वो साफ हो गई। मैं लौट कर आऊंगी, मगर अपने नाम से, अपनी सांस से। माँ, तुम मेरे लौटे बिना भी जीना सीख लेना। उसने पर्ची थाली में रख दी और फिर मुड़कर बोली, तुम्हें अब सच में याद है? मैंने सिर हिलाया, हाँ, और मैं कभी भी भूलूंगा नहीं। उसने एक पल आंखें बंद की और फिर बोली, तुमने अपने हिस्से का सच कह दिया है। अब मेरा समय, मुझे जल में मिलना है, जहां मेरा डर नहीं टिकता। मुझे वायु से मुक्त होना है, जिसमें मैं बहती रही। मैंने धीमे से कहा, रुक जाओ एक पल। वह रुकी। उसके बालों में वही पतली रिबन थी जो उस रात पेड़ से गिरी थी, मगर अब वह बाल बांध रही थी। मैंने पूछा, तुम्हारे गले? और फिर रुक गया। यह सवाल शायद क्रूर था, पर मेरे मन में एक चुभन थी। क्या उस रात उसने सच में रस्सी तक अकेले कदम बढ़ाए थे? उसने मेरी हिचकिचाहट समझ ली और बोली, रस्सी वही थी, पर गले पर नाम थे जो किसी और ने डाल दिए। मैं बस उसके वजन से झूल गई। मेरी आंखें नम हो गई। माफ करना, मैंने कहा। वह मुस्कुराई, माफी तुम्हें क्यों, तुमने तो याद किया। उसने खिड़की से बाहर देखा, दूर, कहीं बहुत दूर, जैसे किसी नदी में चांद का टुकड़ा गिरा हो। फिर एक एकदम हल्की लगने लगी और उसकी देह हवा में समझ लिया। और याद है, जब तुम्हें याद आए तो याद कर लेना, कहती हुई चली गई। अब जब मैं यह पत्र लिख रहा हूं तो पीपल बिल्कुल शांत है, ऊंचा है और उसकी भाषा बदल चुकी है। धर्म रहस्य टीम, अगर आप चाहें तो इस पत्र को यूट्यूब वीडियो बनाकर साझा करें, मगर मेरे नाम के बिना। आप राधा का नाम लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और सिर्फ इसलिए कि शायद उसे कोई याद करे उसके नाम से। यही मेरी कथा नहीं, मेरी कसम है कि मैं सबके लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। और कभी मैं भूलने लगूं उस राधा को, तो हवा, पेड़ और पत्ती सी रिबन मुझे फिर से धीरे से आकर पूछ ले, तुम्हें याद है? गुरुजी को प्रणाम। आपका अनिरुद्ध, सोनबरसा, कैमूर पहाड़ी के नीचे। तो देखिए, यहाँ पर इन्होंने एक पीपल के पेड़ की लड़की की कहानी भेजी है जो इनके जीवन में घटित हुई। आपको ये घटना कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।